हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दिलीप यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद दिलीप में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना रिवीज़न भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हों सॉरी दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 2 लोथल की। लोथल की अगर बात करें बच्चों, तो लोथल आज के गुजरात में स्थित है, जो कि एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान से अगर बात करें कालीबंगा से, तो यहाँ से हमें जली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और जूते खेतों के भी साक्ष्य मिले। ऊँट की हड्डी यहीं से मिली और मिट्टी के बर्तन जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल भी था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। यहाँ से दोस्तों लोहे के साक्ष्य मिले हैं और ये अंतरजी खेड़ा हमारे उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं। तो अगर पूर्वी छोर की बात करें तो दोस्तों आलमगीरपुर होगा, जो कि यूपी में स्थित है, और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, याद रखना कि हिंडन नदी के किनारे मेरठ शहर भी स्थित है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी छोर की। तो सबसे दक्षिणी छोर की अगर बात करें तो उसका नाम है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी छोर की, जो जिसका नाम है सुतकांगे डोर, और यह जो है दास्क नदी पर स्थित है, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे उत्तरी छोर की, जिसका नाम है मांडा। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। बच्चों, मांडा शहर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चों, बात करें भीमबेटका गुफा की, तो इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था भीमबेटका गुफा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई और भारत इसका सदस्य 1946 में बना, और कुल मिला के भारत में अभी तक 40 स्थल यूनेस्को में शामिल हैं भारत की ओर से। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल
जो यूनेस्को में शामिल किए गए। तो आगरा के किला की बात करें, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एलोरा गुफाएं, ये 1963 में यूनेस्को में शामिल की गई। आगरा का किला और ताजमहल यूपी में स्थित है और अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और उड़ीसा में स्थित है। ये 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक जो तमिलनाडु में पड़ेंगे, ये भी 1984 में शामिल किए गए थे। दोस्तों, खजुराहो की अगर बात करें, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर बात कर रहे हैं एलिफेंटा गुफा और पट्टादकल के स्मारक, इन्हें 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में पड़ेंगी और पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में पड़ेंगे। दोस्तों, अगर बात करें जयपुर शहर की, जो राजस्थान की राजधानी भी है, इसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो साथियों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। दोस्तों, 1946 में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। साथियों, आपको बात बता दें यहाँ कि हमारा संविधान है, इसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, जो कि इन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा था और इसकी सजावट नंदलाल बोस ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान की बैठकें कब कब हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहली बार चुनाव 1946 में हुए, तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना भी गया था। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। और अगर इसकी दूसरी बैठक की बात करें, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक आयोजित हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर से लेकर जब तक संविधान तैयार नहीं हो गया, तब तक अध्यक्ष ही बने रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव शामिल किया था और बाद में इसे संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और उसी को आज हमारे संविधान में प्रस्तावना के तौर पर रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लें कि संविधान बनकर हमारा कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया था और इसे बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। साथियों, इसके कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था और उसे पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अगर संविधान के भाग 1 की बात करें, तो इसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 रखे गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि यदि आपको भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलाना हो, तो उसके लिए संशोधन अनुच्छेद 2 में करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था और इसे भारत में शामिल किया गया था और इस पर चोंग्याल वंश का शासन था। तो इसे दोस्तों 35वां संविधान संशोधन करके सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दोस्तों, ये कार्य दूसरे अनुच्छेद में संशोधन करके ही किया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि
भारत के अंदर यदि किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी हो, नया राज्य बनाना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारे के सारे काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो इसमें दोस्तों किसी राज्य के दो भागों में बांटना, ये अनुच्छेद 4 में आएगा। जैसे 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। ऐसे ही 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। अतः लास्ट में अगर देखें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं संविधान के भागों की, कि कौन से भाग में क्या क्या रखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें भाग 2 की, तो इसमें नागरिकता को रखा गया, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। तो इसमें मूल अधिकार रखे गए, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं। भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए, जिसके लिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भाग 4 का की, जिसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, और इसके लिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पे याद रखना, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसे 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन करके। और इस संविधान मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस देश से ग्रहण किए थे। साथियों अगर हम बात करें भाग 5 की, तो इसमें संघ को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल है। तो दोस्तों अगर और महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो भाग 9 जिसमें पंचायतें रखी गई हैं, और भाग 17 जिसमें भाषा रखी गई है, अनुच्छेद 344 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक। और भाग 18 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन रखा गया है, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। तथा इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस क्रमांक पर आती है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 5, यानी आकार के संदर्भ में, यानी अगर आकार देखा जाए तो पृथ्वी हमारे सौर मंडल में 5वें नंबर पर आती है। साथियों अगर बात करें सबसे बड़े ग्रह की, तो उसका नाम है बृहस्पति यानी जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो उसका नाम है मरकरी। अगर इनका क्रम याद रखना हो तो ऐसे याद रखो, जैसे बच्चों सन, क्या याद रखो, सन SUN, और ईवीएम ईवीएम लास्ट में एक और यम रख देना, और ऊपर यस के ऊपर जे रख लो। तो यहाँ से बच्चों सारे के सारे आकार के क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे जुपिटर से होगा बृहस्पति, यस से होगा सटन, जो कि हमने इधर लिख रखा है। तो अब आइए अब हम इधर अपने क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। जैसे सटन क्या होगा बच्चों, सटन सटन से होगा शनि, यानी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, सटन। यूरेनस यानी अरुण, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण हो जाएगा। फिर चौथा नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी क्या आएगी बच्चों, पृथ्वी, ये आएगी 5 नंबर पे, 5 नंबर पे पृथ्वी होगी। और इसके बाद में आएगा शुक्र यानी कि वीनस, फिर मार्स यानी कि मंगल, यानी याद रखना मंगल जो है शुक्र से छोटा ग्रह है, और मंगल से छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बुध ग्रह यानी मरकरी। तो इस तरीके से पृथ्वी हमारे 5वें नंबर पर आती है आकार के सब दृष्टि से। दोस्तों इसे याद इसी ट्रिक से कर लेना, सन यानी कि सूरज, और ईवीएम यानी वोट डालने की मशीन, और नीचे आएगा यम, एक ऊपर जे लिख लेना। उसके बाद में इसी तरीके से हमने इधर लिख रखा है। तो यहाँ दोस्तों PDF मिलेगी, उससे पढ़ लेना आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो पृथ्वी हमारे कौन से नंबर पे आती है।
तो साथियों, सूर्य से दूरी अगर देखें तो सबसे पहला ग्रह पड़ेगा बुध, उसके बाद में पड़ेगा शुक्र और फिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो। और पृथ्वी के बाद में पड़ेगा मंगल, आता है मंगल। मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, वो पड़ेगा, बृहस्पति आता है। और बृहस्पति के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। तो दोस्तों इसे याद ऐसे कर लेना, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस तरीके से दोस्तों इसे याद कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेलेनोलॉजी। इसे दोस्तों याद ही करना होगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती। तो याद कर लेना, इसे चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं, ठीक है ना। और आँख की पुतली के लिए इरिडोलॉजी का इरिडोलॉजी बोलेंगे। और प्लेनेटोलॉजी जो है प्लेटो के अध्ययन को बोलेंगे। तो साथियों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। दोस्तों कैंडेला ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए एम्पियर की, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी मॉल की, तो ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। अगर बात करें केल्विन की, तो ये ताप का मात्रक है। साथियों अब हम कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया। अब इसके बाद बात करें विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलाम। अब हम बात करते हैं बेवर, जो कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अतः बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है डॉप्सन, जिसमें ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक थे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों याद रखना 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में भी होगा और -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है माइनस वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साथियों सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर किसी का भी मान अगर चेंज करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जो कि क्या है C/5 C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तो इस फार्मूले से आप किसी का भी संबंध निकाल सकते हो। जैसे सेंटीग्रेड से अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो, चाहे केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना हो, तो इस फार्मूले की मदद से आप लोग निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ओर। दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे मेंडल होगा, मेंटल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? मेंडल। मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स। मेंडल को जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, जेनेटिक्स का प्रयोग किया था या इस पर खोज की थी। और जेनेटिक्स का प्रयोग इन्होंने मटर के दाने पर किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। दोस्तों यहाँ बात अर्थव्यवस्था की हुई है, तो अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके जनक या इसका सिद्धांत जो दिया था
एडम स्मिथ ने दिया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, जो आज के अमेरिका में हमें देखने को मिलेगी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में देखने को मिलती है। अतः दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो आज के हमें रूस देश में देखने को मिलती है। तथा भारत की अगर बात करें तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, जो पूंजीवादी और समाजवादी का मिला जुला रूप है, जो हमारे भारत में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? यानी कि हरित क्रांति जो हुई थी, अगर भारत में हरित क्रांति की बात करें तो वो जो 1966-67 में शुरुआत हुई थी, वो उसमें किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया था। तो हरित क्रांति में दोस्तों अक्सर चीज़ें जो हैं कृषि से रिलेटेड शामिल की गई थी। तो अगर इसमें ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए है गांव की सड़कों के सुधार को। तो इसमें हरित क्रांति में गांव की सड़कों का क्या क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से इसे शामिल नहीं किया गया था। अगर इसके जो नीचे के 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों के तीनों हरित क्रांति में शामिल थे। आइए अब इन ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। जैसे बीजों की अगर बात करें, बीजों की अधिक देने वाली किस्मों को, तो इसे तो दोस्तों शामिल किया गया होगा, क्योंकि हरित क्रांति इसी से रिलेटेड थी। ठीक है ना? और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित की प्रणाली के उपयोग को, इसे भी यानी सिंचाई भी अगर देखा जाए तो कृषि से ही संबंधित है, एग्रीकल्चर से ही, तो इसे भी शामिल किया गया होगा। दोस्तों अगर इसके ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो है खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को। दोस्तों अगर आपको पैदावार अच्छी बढ़ानी है तो खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग तो करना ही होगा। तो ये 4 नीचे के तीनों ऑप्शन जो हैं हरित क्रांति में शामिल किए गए थे। जबकि ऑप्शन नंबर इसका ए है, जो गांव की सड़कों के सुधार को, इसे हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात हरित क्रांति की करें तो इसके जनक भारत में MS स्वामीनाथन हुए। कौन हुए दोस्तों? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, जो कि 1966-67 में शुरू हुई थी। अगर विश्व में जनक की बात करें तो वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे और मैक्सिको में काम करते थे। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हरित क्रांति के जनक, तो भारत की अगर बात करें तो यहाँ MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और विश्व में अगर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के थे। दोस्तों अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें अगर श्वेत क्रांति की, तो इसके जनक जो हैं, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है ना दोस्तों? और ये जो है श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन है। दोस्तों श्वेत की अगर बात करें तो श्वेत कैसा होता है? सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है? दूध। तो लिंक कर सकते हो ना आप लोग कि श्वेत क्रांति की मतलब दूध से संबंधित है। दोस्तों इस तरीके से श्वेत यानी सफ़ेद, और दूध सफ़ेद होता है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित हो जाएगी। अब हम बात करें पीली क्रांति की, तो पीली क्या होती है? सरसों। सरसों कैसी होती है? पीली। और सरसों होती क्या? तिलहन। तो पीली क्रांति किससे हो जाएगी संबंधित? तिलहन से। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लिंक भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्या होता है? प्याज और झींगा। तो ये गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित हो गई। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित होती है। धूसर कैसा होता है? यानी भूरी। भूरी क्रांति का क्या हो जाएगी? उर्वरक से संबंधित। अगर हम बात करें रजत क्रांति की, तो रजत कैसा होता है? सफ़ेद। ये भी सफ़ेद होता है, और सिल्वर कलर का, तो ये अंडा हो जाता है। इससे ये रजत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? अंडे से। अगर हम बात करें गोल क्रांति, आलू कैसा होता है? गोल। तो गोल क्रांति किससे संबंधित होगी? आलू से। और सुनहरी क्रांति जैसे बागवानी में अगर देखा जाए तो तरह तरह के फल होते हैं, फूल होते हैं, तो ये सारे के सारे काय में आएंगे? बागवानी में। तो जब रंग बिरंगी चीज़ होगी उसे क्या बोल देते हैं? सुनहरी। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? बागवानी से। साथियों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? सॉरी बच्चों, आज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भैंसा। दोस्तों कुत्ता, घोड़ा और बकरा की बात करें, ये तो कहीं के हैं भी नहीं,
इन्हें कहीं यूज नहीं किया जाएगा खेलों में। तो फिलहाल इसका राइट आंसर भैंसा हो जाएगा, जो कर्नाटक के कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। अगर कर्नाटक के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, क्रिकेट। यानी क्रिकेट जो है कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों अगर केरल की बात करें, केरल के राष्ट्रीय खेल की, तो वो हो जाएगा हाथी दौड़। यानी हाथी दौड़ केरल का राष्ट्रीय खेल होगा। जल्लीकट्टू की अगर बात करें तो उसका वो जो है तमिलनाडु का राष्ट्रीय खेल होगा। तो जल्लीकट्टू कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तमिलनाडु का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बगुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बोडो जनजाति। दोस्तों बोडो जनजाति जो कि असम राज्य में निवास करती है उसका पारंपरिक नृत्य कौन सा है, बगुरम्बा। दोस्तों अगर हम बात करें मुंडा जनजाति की, जो झारखंड में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। अगर हम बात करें भील जनजाति की, जो सामान्यतः यानी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है। भील जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करेगी। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी गारो की, तो ये दोस्तों मेघालय में निवास करती है। मेघालय की दोस्तों गारो, मेघालय में एक पहाड़ी भी है और जो उस पहाड़ी पे जनजाति रहती है उसका नाम गारो जनजाति। तो दोस्तों मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो यानी गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों की तीनों कहाँ पड़ेंगी, मेघालय में। और यहाँ वहाँ पे ये पहाड़ी भी हैं और उन पे रहने वाले लोग वहाँ की जनजाति भी कहलाते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय से संबंधित है, चाहे जनजाति हो और चाहे वहाँ की पहाड़ी हो। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। दोस्तों कच्छ ऑफ रण की अगर बात करें तो गुजरात में पड़ता है। तो उसी से लिंक करके आप इसको याद कर सकते हो, जैसे रण उत्सव और कच्छ ऑफ रण, तो ये कहाँ पड़ेंगे, गुजरात। रण उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, गुजरात में, और कच्छ ऑफ रण कहाँ पे है, गुजरात में। दोस्तों यहाँ कच्छ ऑफ रण की बात करें तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो जंगली गधों के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन आता है कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ, रण ऑफ कच्छ में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा मैरी कॉम। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है। दोस्तों इसे तो सीधे याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक हो सकती है ना कुछ हो सकता है, तो इसे सीधा याद रखना, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सेन। यानी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों अगर भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, चुनाव आयोग की। और 1951 में पहली बार भारत में चुनाव हुए थे। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, और प्रथम बार भारत में चुनाव कब आयोजित किए गए, तो उसका क्या हो जाएगा, 1951 में। तो 1950 1951, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। जैसे दोस्तों अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगी, मीरा कुमार। और द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, सुमित्रा महाजन। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें जो वर्तमान में भी हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक जनजाति समूह से आती हैं। तो यानी पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति अगर बात करें तो वो कौन हो जाएंगी दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में है। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट जो प्रेमी हैं उनको तो ये सारे क्वेश्चन याद भी होंगे। बहुत बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता क्रिकेट में, तो उनके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक
इंग्लैंड देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, या किया गया, सॉरी बच्चों ये हो गया, 53वां हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो ये अक्सर कर गोवा में ही आयोजित किए जाते हैं। पहले मुंबई में आयोजित किए जाते थे, बट अभी कुछ सालों से कंटिन्यू ये देखा जा रहा है कि गोवा में ही मतलब आयोजित किया जाता है। तो इसका कभी भी मारना हो तो गोवा ही मार देना। अगर बात गोवा की करें तो ये दोस्तों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और इसका क्षेत्रफल जो है 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उसका नाम है राजस्थान। आप लोगों को पता होगा फिलहाल, तो रिवाइज करा दिया हमने आप लोगों का। तो दोस्तों इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। बच्चों अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या जनगणना हुई थी लास्ट 2011 में, उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। दोस्तों अगर सबसे छोटा राज्य देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ साथ ये दोनों क्वेश्चन भी याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए किशोर रेड्डी की, तो ये श्रीलंका भारत सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी के वी कामत की, तो ये दोस्तों रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड को शॉर्ट फॉर्म में RIL भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों क्लास के बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर बता देना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर तो कर ही देना इतनी मेहनत के बाद। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।